भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में आया है और इतना बेशरम क्वेश्चन है कि बार बार आता है, कोई शर्म नहीं है इसको। चाहे नया पेपर हो, चाहे पुराना पेपर हो, चाहे कठिन हो, चाहे आसान हो, आएगा ज़रूर। बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। हैं? प्रश्न है, ऑप्शन दे रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, विकल्प नंबर 2 कंचनजंगा, नंबर 3 K2 या गॉडविन ऑस्टिन, विकल्प नंबर 4 है आपका नामचा बारवा। बताइए, इन 4 में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भी दिल का है वो बताइएगा, त्रुटि करेंगे तभी सीखेंगे, ऐसा थॉर्नडाइक ने बोला है। कितने लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट? ठीक। कितने लोग कहते हैं कंचनजंगा? ठीक। कितने लोग कहते हैं ये? ठीक। ये एक और नहीं। चलिए, सही उत्तर इसका जो है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ना कि प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो आप ये बताइएगा, और भारत में पूछेगा तब ये बताइएगा। तो लिख लीजिए भारत में। देखिए, भारत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत बहुत सारे क्वेश्चनों का वर्गीकरण भी करता है। जैसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? बताइए। अमेजन नहीं कहते, दक्षिण भारत में कहाँ है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो विकल्प होता है ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं कि कावेरी को कहते हैं? गलत जवाब। जब जब दक्षिण भारत की गंगा मेंशन करेगा तब तब कावेरी होगी। दक्षिण भारत नाम अगर आ गया है तो फिर वो क्या होगा? कावेरी। और अगर दक्षिण भारत का जिक्र नहीं है, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, फलानी गंगा, जो भी बोले, लेकिन जब तक दक्षिण भारत न बोले तब तक कावेरी ही होगा, उसके बाद अन्य गोदावरी हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो गए। देखिए, जैसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी को बृहद गंगा भी, गंगा के बराबर ही लंबी ये भी है, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम पोजीशन है, तो सेम टू सेम नामकरण कर दिया गया कि इनको भी एक नाम दे दिया गया कि दक्षिण की गंगा, न कि दक्षिण भारत की गंगा। जब दक्षिण की गंगा की बात आएगा तो गोदावरी, बृहद गंगा का नाम आएगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, फिर कोई और विकल्प ही नहीं है सिवाय कावेरी के। ठीक है, चलिए, तो हम आपको यही सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो है आज एक टॉपिक कवर कराते हैं बढ़िया सा। गंगा हमेशा कावेरी। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो बता दीजिएगा कौन सी? K2 गॉडविन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में चली गई। कहाँ चली गई? POK में चली गई, हमारी नहीं रही अब वो पाकिस्तान में चली गई। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले, इसी तरह माउंट एवरेस्ट भी कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, सागर माथा है ना। और अपने पास बचा क्या है? एक ही चोटी है जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कंचनजंगा। तो जल्दी से हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, डालिएगा हेडिंग पर्वत। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं पर्वत से। ठीक है, और केवल हम लोगों को बस थोड़ा सा सीक्वेंसिंग से पढ़ाई न करने की वजह से हम लोग गड़बड़ा जाते हैं इनमें, और इनमें है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में। ठीक है,
बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से लग जाएंगे। ठीक, चलिए पर्वत की बात करें तो पर्वत आपको पता होना चाहिए पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत की 3 कैटेगरी होती हैं, आपको पता होगा। वैसे तो पर्वत बहुत सारे होते हैं, जब आगे पढ़ाएंगे तो पर्वतों के प्रकार भी पढ़ाएंगे, भ्रंशोत पर्वत है ना, और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, और वलित पर्वत, ये 3 मुख्य कैटेगरी होती हैं पर्वतों की। वो जब बात की बात है, पहले ये जानो पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। तो 3 कैटेगरी होती है, पर्वत होता है, एक होता है पठार, और एक और होता है जिसका नाम होता है आपका क्या, पहाड़। पहाड़ भी सुने होंगे, पठार भी सुने होंगे, पर्वत भी सुने होंगे। अगर किसी पर्वत की लंबाई 1000 मीटर से ऊपर है तो वो कहलाता है पर्वत, और अगर 1000 से नीचे है तो कहलाता है पहाड़, और अगर बीच में है तो कहलाता है पठार। समझ में आई इतनी बात? पर्वत, पठार और पहाड़ में फ़र्क समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो समझने की कोशिश भी करिए, याद करने की कोशिश करिए, और हाँ में हाँ मिलाया करिएगा, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, तभी अधिगम होगा, सक्रिय सहभागी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए पर्वत की बात करें तो सीधी सी बात करते हैं। पहले तो अपने भारत के बारे में समझ लीजिए। भारत ये है हमारा भारत, ठीक है, और भारत में अगर हम देखें तो ऑल अबाउट भूगोल में हम केवल कुछ ही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, आपको पता है हमारा भारत जो है, क्योंकि हम इंडिया के निवासी हैं, हमें पेपर इंडिया में देना है, इसलिए इंडिया के बारे में भूगोल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इंडिया में मुख्यतः 3 चीज़ें बहुत अच्छे से फेमस है। सबसे ऊपरी भाग जो कहलाता है वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि ज़्यादातर पर्वत आपको हिमालय रेंज में ही मिलेंगे। ऊपर हिमालय है जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही होगा, इधर से शुरू होता है और इधर तक फेमस है ना। यहाँ पर एक पर्वत से लेके उसकी रेंज, लास्ट पर्वत यहाँ पर जो होता है उस पर्वत को क्या कहते हैं हम लोग, अभी बताएंगे आपको आगे। और उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग, नाम फेमस है मैदानी क्षेत्र के नाम से, मैदान, पर्वत, मैदान। और नीचे का ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। तो जियोग्राफी में ये 3 चीज़ें हमको पढ़नी। इसी में नदी, इसी में झील, इसी में खाड़ी, इसी में सब कुछ, इसी में खनिज संपदा, सब कुछ उन्हीं पर लगाए गए कारखाने, कहाँ कहाँ कौन कौन कारखाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन योजना है, बस यही एक क्वेश्चन पेपर का सेटअप होता है। ठीक, जैसे आपसे पूछेगा भिल्लई कारखाना कहाँ है, भिल्लई इस्पात कारखाना कहाँ है? हजारों बार बेशर्मी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, मतलब बेशरम हो गए बना बना के इस क्वेश्चन को डाल के। भिल्लई पिछली बार 69,000 भर्ती में भी था, और न जाने कितनी परीक्षाओं में बैक टू बैक पूछा जाता है। हमेशा रट्टा मान लो, 36 सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, सारे कारखाने पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस खाली 2 पढ़ लो काम हो गया। एक ये पढ़ लो, एक बोकारो पढ़ लो, झारखंड, बस काम खत्म। औकात ही नहीं इनके सामने किसी भी इस्पात कारखाने के आने की। ये वैसे 2 इस्पात कारखाने, लोग दुनिया के 50 पढ़ के जाएंगे, हम तुम्हें केवल 3 चीज़ें बताएंगे जिनकी टक्कर नहीं कोई ले सकता। अगर जरा सा भी पेपर बनाने वाले के अंदर विवेक है तो वो इन्हीं को रखेगा। 2 ही इस्पात कारखाने याद रखना। कौन कौन से? बोकारो, झारखंड, और दोनों ही बटे हैं अभी। एक मध्य प्रदेश से बना है, छत्तीसगढ़, भिल्लई कारखाना, भिल्लई इस्पात कारखाना, और बोकारो ये रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से चलाएंगे। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी बोलते रहेंगे, उनको अलग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बताइए, बोकारो ये झारखंड में है, लिख लो बोकारो और भिल्लई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के अंतर्गत आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्यावरण का, आपके पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसेड़ लीजिए इसको, समझ गए? बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके अंदर है ना पंचायत विकल्प में। चलिए शुरू करते हैं। पर्वत की बात करें तो जरा एक बार भारत को फिर से देखिए, आप लोग गौर से देखिएगा। यह है भारत का उत्तर भारत, और नीचे है आपका दक्षिण भारत। आपको पता होगा कि जो उत्तर में होता है उत्तर, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है वो दक्षिण भारत। तो हमारा भारत ऊपर की ओर उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण है। तो भारत की बात करें तो आपको पता होगा, भारत में एक नाम आपने सुना होगा, कश्मीर भी सुना होगा, और कश्मीर सुना होगा तो हिमालय भी सुना होगा। तो ज़रा सुनिए, भारत में सबसे ऊपर हमने भी बताया था आपको क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वत पढ़ने हैं, ऊपर 4 रेंज हैं बहुत बड़ी बड़ी सी, 1 रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज और ये 4 रेंज, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में टपक जाते हैं। ठीक है, कितनी पर्वतमालाएं हैं? 4 पर्वतमाला। चारों के नाम लिखे जल्दी से। सबसे पहली पर्वतमाला ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, क्योंकि हिमालय को 4 सेक्शन में बांटा गया है। इतना बड़ा हिमालय भी पढ़ पाना आसान नहीं है, इसलिए इसको 4 सेक्शंस में बांट दिया गया। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका वृहद हिमालय। वृहद
हिमालय, बृहद हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा अभी आगे बताते हैं। तीसरा आपका हिमालय होता है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? अब देखो जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब पकड़ो एक एक रेंज से, ठीक। चलिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय उठाते हैं। नंबर 1 पे है ट्रांस, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे पहले है आपकी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। देखो मार्कर नहीं है, कल भी 2 मार्कर लाए, आज भी गायब हो गए थे। है क्या किसी के पास? जितने हैं बगैर कैप के हैं। नहीं एक भी देखिए नया मार्कर है, विदाउट कैप है, अभी ये ख़राब हो जाएगा। ये देखो है, थोड़ी देर बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं क्या है, कौन सी गैर जिम्मेदारी है लोगों के अंदर। एक कैप लगाने में आफत आती है लोगों को। ये देखिए, ये देख लीजिए। चलो अच्छा कोई बात नहीं, दिक्कत होती है पढ़ाने में। कोई मार्कर चल ही नहीं रहा। नहीं नहीं रहना तो है क्या कोई? नहीं अब लेने ना जाओ भैया, आओ यहीं जो है उसी में कवर कर लेंगे। चलो आओ ट्रांस हिमालय की बात करें। चलो बोल तो रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भैया ये है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, ट्रांस हिमालय भी अपने आप में बहुत बड़ा है। पढ़ पाना आसान नहीं था ज्योग्राफी शास्त्रियों के द्वारा, तो उन्होंने इसको भी 3 सेक्शन में छोटा छोटा बांट लिया। लेकिन पहले के ज़माने में इसे 4 सेक्शन में बांटा गया था। कितने सेक्शन में? 4। पहला था आपका काराकोरम, काराकोरम, दूसरा था लद्दाख और तीसरा था आपका जास्कर। और एक और श्रेणी थी, उसका नाम था आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल। लेकिन क्या हुआ, भूगोल शास्त्रियों ने जब अध्ययन किया तो देखा कि ट्रांस हिमालय जो है ये आपका अलग प्रकार के पत्थर रखता है अपने पर्वतों में, और पीर पंजाल थोड़ा अलग प्रकार का रखता है। तो अब भूगोल शास्त्रियों को थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने पीर पंजाल को बोला कि ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो अक्सर पेपर पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन में विकल्प में पीर पंजाल होता है, मार दीजिएगा, ठीक है। तो पीर पंजाल का कोई लेना देना नहीं है हिमालय के किस रेंज से? ट्रांस हिमालय से, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी जो होती है वो आपकी ये 3 श्रेणियां हैं। देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे बनते हैं। देखिए काराकोरम ऐसी श्रेणी है कि ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, और ये काराकोरम श्रेणी थोड़ा सा बढ़ के ऊपर क्या है? तिब्बत यानी चीन। ऊपर क्या है? तिब्बत यानी चीन। ये जब चीन में पहुंच जाती है, 3 यानी तिब्बत, जब ये तिब्बत में पहुंच जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये तिब्बत में जब पहुंच जाती है आगे बढ़ के, ये कहाँ मिला? कहाँ था? इतनी जल्दी? बड़ी जल्दी आ गया। चलिए तो जब ये पहुंच जाती है कहाँ? जब ये पहुंच जाती है, कहाँ पे पहुंच जाती है? जब ये पहुंच जाती है चीन में, बढ़ के धीरे धीरे एक्सटेंशन होके बढ़ के कहाँ पहुंच गई? चीन में। तो इसी को बोलते हैं पामीर का पठार, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार जिसको हम लोग संसार की छत के नाम से जानते हैं, लिख लेना, संसार की छत बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न कि संसार की छत किसको कहते हैं, तो बता दीजिएगा संसार की छत किसको कहते हैं? पामीर के पठार। और पामीर का पठार है कुछ नहीं, किसका एक्सटेंशन है? काराकोरम का। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से एक और बन जाता है, काराकोरम से बोल लेता है, पूछता है आपसे, बताइए देखिए ये सब पर्वत हैं, ये सब क्या है? पर्वत हैं, और इन्हीं में सबसे ऊंचा पर्वत सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसको बोलते हैं के। अब काराकोरम पे ही है ये K2, तो काराकोरम में बहुत सारे पर्वत हैं, सबका नाम तो नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने इसको वर्गीकृत कर दिया K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7। तो उसी में से K2 पर्वत सबसे ऊंचा है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी पकड़ के रख ली इन्होंने, उसका नाम रख दिया K2। और एक उर्फ और कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला पर स्थित है। जरूरी नहीं है कि हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपकी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, वहां पर विकल्प में हो सकता है। पहले तो ये 4 विकल्प हो सकते हैं, तब कौन सा लगाओगे? ट्रांस हिमालय। और नहीं ट्रांस हिमालय देने का मन होगा तो 4 विकल्प ये रखेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो क्या मारोगे? काराकोरम। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरत नहीं है कि एक ही क्वेश्चन। ऐसा पढ़ो कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमाए आपका लग जाए क्वेश्चन,
समझ में आ गई बात। सबसे भारत की सबसे, और आपको पता है कि आधा तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और आधा इधर चीन ने कब्जा कर रखा है, समझते हो ना इस बात को। तो वो हमारा चला गया कहाँ, पाकिस्तान में, कह नहीं सकते कुछ, ठीक। तो भारत की तो हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, तीसरा सबसे स्टार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हो, बर्फ़ की सिल्लियाँ जो जम गई हैं, जिन पर पानी जम के बर्फ़ एक बहुत बड़ी चोटी बना ली है। तो कहते हैं कि 3-4 यहाँ पर ग्लेशियर है, बहुत फेमस है। ग्लेशियर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर, लिख लो। पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम, लिख लो, सियाचिन। दूसरा है आपका बाल्टोरा, और कौन सा है तीसरा, हिस्पर और बियोफा। चौथा कौन है, बियोफा। ये याद रखिएगा, 4 के चारों। 4 में से आपको 3 भले ही भूल जाइए भैया, ये 3 भले ही भूल जाइए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हमेशा याद रखिएगा। केटू गॉडविन को हमेशा याद रखिएगा, पामीर की पठार को हमेशा याद रखिएगा, काराकोरम को हमेशा याद रखिएगा, 3 श्रेणियों को हमेशा याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय को हमेशा याद रखिएगा। कोई दिक्कत इतने में, ट्रांस हिमालय में कोई समस्या नहीं है ना। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, जब आपको रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पर मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ होती हैं, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है, चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। तो जब वो पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे सिंधु नदी जब भारत में घुसती है तो पूछा जाता है किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। अभी आपको दक्षिण भारत पढ़ाएंगे, जब आपको दक्षिण भारत पढ़ाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब आपको दक्षिण भारत पढ़ाएंगे तब आपसे एक प्रश्न बनता है, ये प्रश्न रिक्शा वाला भी जानता है कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक, वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, सब रिक्शे वाले भी जानते हैं, ये सब अब नहीं पूछा जाता। अब पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के मध्य बहती है या किन घाटियों के मध्य में बहती है, समझ रहे हैं। ये नर्मदा नदी कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब पर्वत एक भ्रंश घाटी से भी बनता है, खिसकने से भी पर्वतों का निर्माण हो। जैसे 2 प्लेटें ऐसे थी, अब 2 प्लेटें धंस गई नीचे की ओर, अब जो धंस गई तो ऊपर दोनों तरफ उठान हो गई, तो जो उठान हो गई वो पर्वतें तो बन गया एक प्रकार का। तो ऐसी घाटियों में जो पर्वत निर्माण करते हैं उनके बीच में जो रिवर बैठती है उसको क्या कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती पढ़ेंगे, लेकिन उसी तरीके से हम पढ़ेंगे किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, लिख लेना यहाँ पे, सिंधु नदी, लद्दाख और हज़ारों बार प्रश्न पूछा गया है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में कौन सी रिवर बहती है, सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी बहती है। चलो इसको मारो गोली। अगली लिखो, अगला हिमालय लिखो वृहद हिमालय। अगला लिखो वृहद हिमालय, अगला हेडिंग डालो वृहद हिमालय। वृहद हिमालय पढ़ने लायक जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको बता देंगे। वृहद हिमालय हेडिंग डालिएगा। अगला हिमालय है हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, पूरा हिमालय खत्म कर देंगे, ठीक है। वृहद हिमालय हेडिंग पढ़िएगा, वृहद, थोड़ा कलम जल्दी चलाइएगा, हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय में कुछ नहीं है, वृहद हिमालय में मान के चलिएगा इसका नाम ही है वृहद हिमालय, इसलिए भारत की जितनी भी ऊंचे पर्वत हैं, सबसे कुख्यात और लंबे चौड़े पर्वत हैं, वो सब इसी श्रेणी पर स्थित हैं। ये आती है दूसरे नंबर पर। अगर हिमालय देखोगे ना आप सामने से भारत से तो ऐसे दिखाई देगा। ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ट्रांस हिमालय, ठीक। और इसमें 3 श्रेणी है, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। और आगे देखोगे तो सबसे पहले है वृहद हिमालय, सबसे ऊंचा चोटी जो दिखता है वृहद, उसके बाद फिर लघु और उसके बाद नीचे शिवालिक। सबसे नवीनतम जो है वो शिवालिक है। और सबसे प्राचीन पूछेगा, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम हिमालय किसे कहते हैं। प्राचीनतम हिमालय वलित पर्वत कौन है, ट्रांस हिमालय। सबसे प्राचीनतम हिमालय पूछा जाए, मान लो 4 विकल्प दे दो, कहे सबसे प्राचीनतम बताओ तो क्या बताओगे, ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन बोलेगा तो बोलोगे शिवालिक हिमालय। क्लियर। चलिए, सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो सबसे नवीनतम पूछेगा तो भी बता लीजिएगा। वृहद हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय जरा देख लीजिए, ये है वृहद हिमालय, 2nd नंबर का हिमालय। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो सबसे साइड में है, जो सबसे साइड में यहाँ पर है, इस छोर पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, उसका नाम लिख लीजिएगा, लिखिएगा उघार पर्वत या नंगा पर्वत। उघार पर्वत या नंगा पर्वत, ये क्रम कभी कभी पूछ ले रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए लिख लिया। नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। उसके बाद बंदरपूछ। बंदरपूछ का तो नाम सुनोगे जब आप यमुना नदी पढ़ोगे,
ठीक है, वो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है गंगा नदी, और ये बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर यहीं पर है बंदरपूछ के पास। ठीक, ये बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, बहुत बर्फ है यहाँ पे, बंदरपूछ। उसके बाद आता है आपका कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत? कामेत पर्वत। कामेत पर्वत या टा भी कह सकते हैं, कामेट पर्वत। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका आता है नंदा पर्वत। नंदा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंदा पर्वत। ये चार भले ही आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर बंदरपूछ, फिर कामेत पर्वत, फिर नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, ये नंदा पर्वत कह लीजिए। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद धोते किसके हो? खाना बनाते हो, खाना बनाने से पहले सबसे पहले धोते हो कि नहीं धोते हो? ठीक है, धोते हो ना? नहीं धोते हो? तो सबसे पहले धौलागिरी पर्वत। कौन सा? धौलागिरी। लिख लो, धौलागिरी। धौलागिरी। धुलते किसको हैं हम लोग? भोजन को। भोजन का एक और नाम होता है अन्न, तो एक और नाम हो जाएगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। ठीक है, और जब धो लेते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? मसाला डालते हैं। सब्जी में क्या डालते हैं? मसाला। तो अगला पर्वत है आपका मनसालू। मनसालू। मनसालू पर्वत। कौन सा पर्वत? मनसालू पर्वत। और उसके बाद जब मनसालू पर्वत हो जाता है तो फिर क्या होता है? मनसालू पर्वत मसाला डाल दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये भोजन तैयार हो रहा है किसके लिए? क्योंकि जाना कहाँ है? हिमालय, कैलाश पर्वत। आगे जाना है कहाँ? कैलाश पर्वत। तो सबसे पहले क्या हुआ? नंगा पर्वत, फिर बंदरपूछ, फिर कामेत, नंदा पर्वत, फिर क्या हुआ? हमने भोजन को सबसे पहले धोया, धौलागिरी। किसको धोया था? अन्न को। और अन्न जब धो लिया तो उसमें क्या डालता है? मसाला। और मसाला जब धो डाल के सब्जी बन जाती है तो किसके लिए बनती है? किसके लिए बनाया? गौरी शंकर। किसके लिए? गौरी शंकर। ये भी पर्वत है। ठीक है, गौरी शंकर। और गौरी शंकर के बाद फिर किस पे गया? गौरी शंकर जब ये भोजन पा गए तो ये लोग क्या हो गए? छू यू। क्या हो गए? छू यू। छू और यू, छू यू लिख लीजिए। छू यू पर्वत है। ठीक है, छू यू पर्वत के बाद जैसे छू हो गए तो छू कहाँ होके जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो सबसे ऊंची चोटी पहुँच गए, माउंट एवरेस्ट। ये है आपकी माउंट एवरेस्ट। तो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट किस पर स्थित है? बृहद हिमालय पर, ना कि ट्रांस हिमालय पे। जैसे ही पहुंच गए कहाँ? माउंट एवरेस्ट पहुंच गए। उसके बाद आगे माउंट एवरेस्ट के बाद आपको मिलेगी कौन सी मिलेगी? कंचनजंगा। अब सेकंड नंबर पे आ गई कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये पूछा जाता है तो लिख लेना, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। कौन सी झील है? चोलामू झील है। कौन सी झील है? और ये सबसे ऊंची झील है। 4 क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो धड़ाधड़। ठीक है, कंचनजंगा भारत की, ये नहीं, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी, बगल में लिख लेना, भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है काराकोरम पे। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम। कहाँ स्थित है? काराकोरम। याद आया? ये सब चीज़ें लिख लिया। ठीक है, कंचनजंगा। उसके बाद एक और पर्वत है यहाँ पर, मैकालू पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकालू पर्वत। और लास्ट में है नामचा बारवा पर्वत। जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे नामचा बारवा दर्रा से होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। समझ गए? जब तिब्बत नदी जब पढ़ेंगे हम लोग किनारे से साइड से लाएंगे। ठीक है, दिहांग और सांगपो बनाते हुए उसको। समझ गए इतनी बात? ये हो गई आपकी कौन सी पर्वत रेंज हो गई? बृहद हिमालय। क्लियर इतनी बात? देख लिया बृहद हिमालय, और कुछ नहीं इसमें पढ़ने वढ़ने लायक। ठीक, चलो अगला हिमालय डालो, लघु हिमालय। अगला हिमालय लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। हेडिंग डालेगा लघु। आज के बाद कभी पर्वत के क्वेश्चन न गलत करना। ठीक है, लघु हिमालय। देखो आपको बेस बता दे रहे हैं, बाकी आप इसमें एडिट कर लेना घर में जाके। और भी आपको पॉइंट अच्छे मिले प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन, उसको एडिट कर लेना। यही एक स्मार्ट स्टडी होती है कि अपने मैटर में अच्छी चीज़ों को और जोड़ना। अब आपका काम भी है, स्व अधिगम घर में करिए जाके। ठीक है, लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय तीसरे नंबर का हिमालय है। तीसरे नंबर के हिमालय में कुछ नहीं, खाली 4 चीज़ें पढ़ने लायक है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो पर्वतमाला होती है इसको बोलते हैं हम लोग पीर पंजाल। पीर पंजाल। और दूसरी जो पर्वतमाला है इसको बोलते हैं धौलाधार। और इसके आगे जो चलते हैं तो उसके आगे और बढ़ते जाते हैं। आपको पता होगा हिमालय जो है इधर से थोड़ा घुसा हुआ है।
ठीक है, थोड़ा सा अंदर घुस गया है, तो ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ, यही नेपाल में चला जाता है, यही यही आपकी लघु हिमालय नेपाल चले, तो इसको महाभारत पर्वत भी कहते हैं। नाम सुना होगा, पूछा जाता है कि हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं, महाभारत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाभारत पूरा पर्वत नहीं है हिमालय का, सिर्फ एक लघु हिमालय की छोटी सी रेंज घुस गई है नेपाल में, तो उसका नाम वहाँ पर रख दिया गया है महाभारत पर्वत। ठीक है, क्लियर इतनी बात, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक चीज़ और बता दें, जो ट्रांस हिमालय था ना आपका, इसी का बढ़ा हुआ भाग जो इधर तिब्बत की ओर चला गया है, जो इधर और नीचे चीन के नीचे साइड में इधर आ गया है, इसी को बोलते हैं कैलाश पर्वत, शंकर भगवान वाला पर्वत। कैलाश उधर बढ़ गया है तो पामीर का पठार, इधर बढ़ गया है तो कैलाश पर्वत कहलाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया इतनी बात। तो आपको पीर पंजाल याद रखना, पूछा जाएगा पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो क्या बताइएगा, लघु हिमालय, धौलाधार लघु हिमालय। और सुनो, एक घाटी बहुत पूछी जाती है, कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी। तो पूछा जाता है कुल्लू घाटी किन दो, बताया था दो पर्वतों के बीच का रहने का स्थान ही क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। तो पूछा जाएगा कुल्लू घाटी कहाँ है, तो इन दो पर्वतों के बीच में है, लिख लो कुल्लू घाटी। हाँ, कुल्लू घाटी कहाँ है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सी घाटी है, ठीक, कुल्लू घाटी। चलो कुल्लू घाटी को मारो गोली, उसके बाद आगे बढ़ो, तो ये सब हो गया क्लियर, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा, एक अंतिम श्रेणी पढ़ लीजिएगा, नाम है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिवालिक पे कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए बता रहे हैं। शिवालिक हिमालय, कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में क्या खास बात है, शिवालिक हिमालय में कोई भी खास बात नहीं है, बस दो चार चीज़ें पढ़ने लायक हैं। जैसे कि आपको शिवालिक हिमालय क्या है, खूब टूटा फूटा है। देखिए शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है, कहीं टूटा है, कहीं बना है, फिर टूटा है, फिर टूटा है, फिर टूटा है, फिर बड़ा है, फिर टूटा है, फिर टूटा है, फिर बड़ा, बना 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 कहाँ, पहले तो घुस गया ये म्यांमार में, वर्मा में घुस गया, अराकाम योमा बन गया जाके। पूछा जाता है हिमालय को बर्मा में या म्यांमार में किस नाम से जानता है, अराकाम योमा के नाम से। और बढ़ता चला गया, समुद्र में घुस गया, डूब गया, थोड़ा फिर उठा ऊपर, फिर उठा, तो फिर अंडमान निकोबार बनाता चला गया। अंडमान निकोबार इसी का विस्तृत रूप है, घुसा हुआ हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, और कुछ नहीं है अंडमान निकोबार। समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, समझ में आ रहा है कि खाली खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, सुनते चलो, दिमाग में बैठता चलेगा। ठीक है, चलिए तो शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ इतना है कि पूछा जाता है, सुनो, इसमें मेघालय से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और अरुणाचल प्रदेश से खूब क्वेश्चन बनते हैं। अरुणाचल नहीं, सॉरी, हाँ अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन ये बनते हैं। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, एस्किमो जनजाति कहाँ से संबंधित है, एस्किमो जनजाति, पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति, टोडा जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति, जैंतिया जनजाति, अबीर जनजाति, डाफला जनजाति। तो जनजातियों के नाम पर कुछ यहाँ पर पर्वतों के नाम रख दिए गए हैं, और ये पर्वत कोई और नहीं है, ये हिमालय के ही पर्वत है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से समझ लीजिए, ये है आपका शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में बात करें तो दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय पर ही कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे आप लोग पंपास घास के मैदान पढ़ते हो, शीतोष्ण घास के मैदान, वैसे ही अपने भारत में भी शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, जिसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। तो पूछा जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पाया जाते हैं। पयाल या बुखाल भी पाया जाता है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो चार घास के मैदान में से दो घास के मैदान याद रखिएगा। एक घास का मैदान लिख लीजिएगा, शिवालिक पर ही घास का मैदान, जम्मू एंड कश्मीर, नाम है उसका गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसी तरीके से यूके उत्तराखंड में भी है, बुखयाल या पुयाल नाम से भी फेमस है। ठीक है, बुखयाल, बुखयाल या पुयाल नाम से भी, ख्याल करके आ जाए तो समझ लीजिएगा कौन है, समझ गए, कहाँ है ये, यूके, उत्तरा है, पुयाल या बुखाल ऐसे करके भी आता है। ठीक है,
पुयाज या बुखार, ठीक है। चलिए यूके में है, ठीक। ये 2 घास के मैदान याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय। और सुनिए, शिवालिक हिमालय मेघालय में जब शिवालिक हिमालय थोड़ी सी उभरी है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, बहुत फेमस है। तो 3 जनजातियों के नाम पर यहाँ पर 3 पर्वतों के नाम रखे गए हैं, लिख लीजिएगा, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, नाम याद रखिएगा, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। और सुनिए, यही आगे बढ़ गई है तो अरुणाचल प्रदेश भी पहुंच गई है। देखिए यहाँ मेघालय है आपका, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर क्या है, मेघालय है। मेघालय से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर है क्या, अरुणाचल। देखिए दिक्कत उनको हो रही होगी जिन्हें भारत के राज्य नहीं पता है कहाँ कहाँ कौन कौन है, उनको तो बड़ी समस्या हो रही होगी इस क्लास में, ठीक है। क्योंकि वो ये रटने से पहले ये रटें कि यहाँ मेघालय भी होता है। तो थोड़ा सा काम घर में आप लोग भी करिए, ठीक है। देखिए मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा ईमानदारी भी दिखाइए कि हाँ हम घर में पढ़ते भी हैं। अब आपको कोई बैठा के राज्य नहीं रटवाएगा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम थोड़ी ना चलेगा कि भारत का नक्शा है बेटा, ये उत्तर प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, कैसे क्लास चलाया जाए? ऐसे तो नहीं चल सकती क्लास। ऐसे चलाएंगे तो फिर आप लोग बहुत पिछड़ जाओगे, क्योंकि आपको भी सर्वाइवल और फिटनेस चाहिए, आपको भी शक्तिशाली बनना है बगल वाले से, नहीं वो ले जाएगा आपकी सीट, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही बहुत सारी जनजातियां हैं, जिसमें से आपको 3 जनजाति बता रहे हैं। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन के नाम पे ही पूछी जाती है, कभी भी पर्वत पहाड़ के नाम से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बड़े स्तरों का क्वेश्चन बनता है। यूपी PCS या IAS लेवल पर जाके इन पहाड़ियों के बारे में सीक्वेंस पूछता है कि सीक्वेंस क्रमबद्ध लगाइए। आपका लेवल उतना हाई नहीं है तो आपके में सिंपल सा पूछेगा, बताओ डाफला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो डाफला भी याद करो, साथ में पर्वत पहाड़ भी लगे, हाथ में पट लो। यहीं पे 3 जनजातियां आपको याद हो गई। पर्वत के नाम से शिवालिक की रेंज के ही 3 पर्वत है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया। अपने 3 लोगों के नाम कर लीजिए, गारो, खासी और जैंतिया, जीवन पर्यंत याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है डाफला, ये भी एक जनजाति है, डाफला, ठीक है। मिसमी, अबीर और पटखोई बूम, पटकोई बूम, मिसमी, अबीर और डाफला। डाफला सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि डाफला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो हमेशा याद रखिएगा, डाफला जहाँ पर जो बता दो पूछा जाता है उस पर टिक जरूर कर लिया करिएगा, क्योंकि वही पेपर में आएगा, पूरा भले ही ना आए, ठीक है। हमको तो आपको समग्र ज्ञान बताना, गेस्टाल्टवादी विचारधारा पे पढ़ा रहे हैं। हम चाहें तो आपको इंडिविजुअल भी कॉपी में नोट्स बनवा सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर या गेस्टाल्टवादी विचारधारा सिद्धांत पर, और यही कहलाती है गेस्टाल्टवादी विचारधारा। एक फिल्म तो बन गई ना खोपड़ी के अंदर, अब कुछ तो पता चल रहा है कहाँ कहाँ क्या है और कैसे कैसे है। नहीं बन रही फिल्म नहीं बन रही, नहीं समझ में आ रहा कि इंडिविजुअल लिखवाने वाला समझ में आता है, नहीं सही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, पर्वत जो, हाँ, डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दिया। चलिए आगे बढ़िएगा जल्दी से। अब एक और बहुत ही कुख्यात पर्वतमाला जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम लिख लीजिएगा। पर्वत का नाम क्या है आपका? पर्वत का नाम है, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, बताइए। भारत कहीं नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो आपको पता होगा, नाम है इसका अरावली। और अरावली का सबसे ऊंचा चोटी जो है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु शिखर, या इसी को माउंट आबू भी बोलते हैं, माउंट आबू, माउंट आबू। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, बताइए, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बताइए। चलो नहीं मालूम, अभी लिखवाता हूँ जल्दी से। चलो आज सबकी ऊंची चोटी है, समझ लो तुम। क्वेश्चन एक ही था ना हमारा, सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आज यूरोप सब कोई भी सबकी ऊंची चोटी निपटवाएंगे, ठीक है। गुरु शिखर, माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये अवशिष्ट पर्वत है, पूछ लेगा कौन सा पर्वत है? इकलौता अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट कौन होता है? जिसका अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय हो जाए। अपक्षय समझते हो? पर्वत था, ऊपर से पानी गिरा, पानी जब धार से गिरा तो गिरता रहा, गिरता गिरता उसने पर्वत को तोड़ दिया। पर्वत को तोड़ना कहलाता है अपक्षय। और पर्वत टूटने के बाद नीचे गया और टूटा, अपर्दन।
और टूटा और पतला बारीक बारीक बालू बन गया जो पानी में बहता है गंगा नदी में, है ना, उसे कहते हैं हम लोग क्या, निक्षेपण। कभी गंगा जल लाइए तो घर में रखिए तो नीचे बालू जम जाती है, दैट इज निक्षेपण। समझ में आया बात? 3 ही चीज़ करती हैं नदियाँ भी, 3 ही चीज़ होता है इन पर्वतों के साथ, ठीक है। पानी गिरा, तोड़ा, बहा बहा के नीचे ले आया, यही तो है। तो यही चीज़ है अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब जो टूट टूट कर अपक्षय अपरदन निक्षेपण हो के घट रहा है, धीरे धीरे जमीन में आ रहा है, दैट इज़ क्या, ये। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो नहीं? चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक पर्वतमाला हमारी और बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा, ये है हमारी यहाँ से फैली हुई है और ये हमारे दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नींव रखती है। नाम है इसका विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्य पर्वत माला। माला में मतलब होता है बहुत सारे पर्वतों की एक चैन बनी, माला बन गई है, गले में पहन लो, ठीक है। जैसे फूलों की माला, तो एक फूल पर्वत है और पर्वतों की माला क्या कहलाती है, पर्वत माला या फूल माला। वैसे ही विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन माला अलग करती है, तो यही है विंध्य पर्वतमाला। उत्तर प्रदेश अगर विशेष में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एकलौत्र मात्र पर्वत कौन सा है, तो एकलौत्र मात्र पर्वत क्या है, विंध्य पर्वतमाला। लिख लें उत्तर प्रदेश। यूपी विशेष में पूछ सकता है, यूपी विशेष में कि यूपी में कौन सा पर्वतमाला है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अरावली आपकी राजस्थान में है। अरावली कहाँ है, लिख लेना भैया, अरावली के बगल में राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपके लेवल पर। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, किस राज्य में, राजस्थान में। आप कभी जाओगे इधर जयपुर की तरफ तो आपको रेंज मिलती है, बहुत लंबी रेंज, ट्रेन से दिखाई देती है, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला की बात करेंगे तो विंध्य पर्वतमाला में घबराने की बात नहीं है। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बताता हूँ। इसी के नीचे एक और इसके समानांतर एक और पैरेलल में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। और सुनो, इसी को जोड़ने का काम करती है एक पर्वतमाला जिसका नाम है, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत, कल बताया भी था, मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत, मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत में खूब ऊंचा सा पर्वत है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। तो पूछा जाता है विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक कि धूपगढ़? अमरकंटक की धूपगढ़? तो याद रखिएगा, अमरकंटक किसकी पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, और मैकालू किससे संबंधित था, विंध्य से। तो विंध्य की भी कहीं कहीं मिल जाती है अमरकंटक, और कभी कभी मैकालू की भी अमरकंटक। क्योंकि देखिए, मैकालू को एक पर्वत का दर्जा दे दिया गया, पर्वतमाला का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल भी पर्वतमाला हो गई एक अपनी। नहीं समझे बात को समझने का पहले इधर देख लीजिए, बाद में कॉपी में झांकिए। इधर है विंध्य पर्वतमाला, इधर है सतपुड़ा। विंध्य का ही बढ़ा हुआ भाग क्या था, किसी जमाने में एक पर्वतमाला थी, ये विंध्य से जुड़ी हुई थी, इसका नाम था मैकाल पर्वतमाला। और इसी में एक सबसे ऊंची पर्वत ढूंढी गई, तो इनमें तो नहीं मिली विंध्य में, लेकिन यहाँ इधर जो बगल में जो फैला हुआ था इसमें मिली अमरकंटक। लेकिन अमरकंटक चूंकि इससे रिलेटेड थी तो किसी जमाने में कहा जाता था विंध्य की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। लेकिन जब इसको अलग से दर्जा दे दिया गया पर्वतमाला का, तब से वो इसकी भी चोटी हो गई। तो मैकाल पर्वत की भी चोटी ऊंची कौन है, अमरकंटक, और इसकी भी कौन सी है, अमरकंटक। क्लियर इतनी बात, कोई समस्या इसमें? चलिए, तो दोनों की पर्वत चोटी ऊंची का नाम क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा। विंध्य की क्या है, अमरकंटक। मैकाल की क्या है, अमरकंटक। विंध्य की क्या है, अमरकंटक। मैकाल की क्या है, अमरकंटक। सतपुड़ा की लिख लीजिएगा धूपगढ़। सतपुड़ा की क्या है, धूपगढ़। सतपुड़ा की क्या है, धूपगढ़। जल्दी से लिखिएगा, सतपुड़ा की धूपगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें कोई समस्या, सतपुड़ा की कौन है, धूपगढ़। चलिए, ब्रेक। इतना समझ में आया, कोई समस्या है इतने पर्वतमालाओं में? ये दो बहुत फेमस है। और इन्हीं दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। लिख लो, नर्मदा नदी। इन दो पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। नदी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जब बाबा मरेंगे तब भूत होंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन सीधे सीधे समझ लो, क्या पता नदी का यही क्वेश्चन बन जाए कि बताओ नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो सीधे बता दीजिएगा, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक। इसी के नीचे एक और पर्वतमाला अजंता, महाराष्ट्र में बहुत सुना होगा, अजंता वलोरा की गुफाएं। तो अजंता पर्वतमाला, नीचे लिखो अजंता, अजंता पर्वतमाला, अजंता पर्वतमाला, अजंता पर्वतमाला। और इसी अजंता पर्वतमाला के बीचों बीच में एक नदी और बहती जिसका नाम है ताप्ती नदी।
कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और यही दोनों एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। बाकी भारत की सारी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। ठीक है, यही दो एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो, एक नदी और भी हो सकती थी, है तो और भी नदी, शरावती नदी भी जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, लेकिन कुख्यात और फेमस एंटिक दो नदियाँ, बहुत विख्यात और बड़ी नदियाँ हैं ये, जो अपना पानी, कहते हैं ना हमेशा पहली वाली चीज़ हमेशा याद है। इंडियन आइडल में सबसे पहले कौन बने थे? अभिजीत सावंत, सबको याद है। उसके बाद कितने बने किसी को याद है? किसी को नहीं याद। जो पहली बार जो कर जाता है वही फेमस होता है, बाकी सब दब जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं उठा पाता उसके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब है कि हमेशा चीज़ में क्या करिए, कोशिश करिए कि सबसे पहले आप ही करिए उस चीज़ को, कोई और करे उससे बेहतर है। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई समस्या? अजंता पर्वतमाला समझ गए? चलिए ये हो गई। उसके बाद आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ये घाटों के नाम से पर्वतमाला है। यहाँ क्या पठारी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, तो उसको घाट बना दिया गया है। ठीक है, तो इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिख लीजिएगा, महाबलेश्वर पूछा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी पश्चिमी घाट। ठीक, अच्छा बताओ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती गोदावरी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? बताओ भाई। अच्छा बताओ, नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर? हजारों बार बेशर्मी से पूछा जाने वाला, बेशरम हो गए इस क्वेश्चन को पूछ पूछ के, शर्म नहीं आती इस क्वेश्चन को, इतनी बार पूछा है इन लोगों ने कि मतलब बिल्कुल समझ लो लोगों को वॉमिट आने लगी इस क्वेश्चन से। नाम है उसका नागार्जुन बांध परियोजना। कहाँ है? तो नाग कहाँ सवार होगा? श्री कृष्ण जी पर। तो नाम क्या होगा? कृष्णा नदी। समझ गए? चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? कावेरी। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना अभी 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। समझ रहे हैं बात को? चलिए अच्छा, आगे बढ़िए। तो ये हो गई, ये हो गया पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्व में है तो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन बताएगा आप में से? महेंद्रगिरी लिख लीजिएगा, महेंद्रगिरी। अब आज के बाद पर्वतों से क्वेश्चन आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए। फिलहाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। कभी भी आया आपका सुपर टेट हो चाहे टेट हो, इसके बाहर पेपर में नहीं जाना। ठीक है, महेंद्रगिरी। समझ रहे हैं? पूर्वी घाट, महेंद्रगिरी। इतने में कोई समस्या किसी को? कोई किसी प्रकार की आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, चलिए ये तो हो गई भारत की। अब विश्व की डाल लीजिए बगल में और जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो कल को आप लोग, क्योंकि पेपर में आपके विश्व की भी ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, तो मैं आपको जल्दी से वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मैप के द्वारा आपको जल्दी से लिखवा दे रहा हूँ। घर में जाके इसको पढ़ लेना। जो भी आज 20-30 पॉइंट आज बने होंगे कम से कम, इनको घर में याद कर लेना। यही परीक्षा में आता है और कुछ नहीं आता पेपर में। पूरा पढ़ोगे तो पगला जाओगे, पढ़ो वो जो पेपर में आए। ठीक है, चलिए लिखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी। नीचे हेडिंग डालिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? बीच में कौन सा है? विषुवत रेखा, नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, और ये है एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे है आपका अंटार्कटिका। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? एशिया। ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। चलिए अपनी कॉपी में लिखते जाइए, चाहे चित्र बना के कोंच लीजिए और चाहे तो इंडिविजुअल लिखिए। ठीक है, चित्र बनाएंगे तो हमेशा याद रहेगा, लिखेंगे तो भी गड़बड़ाएगा। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए जल्दी से। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ। एशिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं जानते हो? अभी पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी तो तुरंत मुंह फैलाए थे, माउंट एवरेस्ट। तो एशिया की कौन सी सबसे ऊंची चोटी होगी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। चलो अंग्रेजों के पास चलते हैं। अंग्रेजों ने बहुत लूटा हमको। बताइए अंग्रेजों के पास कौन सा पर्वत है? हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, तो इनके पास कौन सा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है? उसकी ऊंची चोटी का नाम बताइए। माउंट एल्ब्रुज। माउंट एल्ब्रुज लिख लीजिएगा, माउंट एल्ब्रुज।
माउंट एल्ब्रुज, ठीक है, माउंट एल्ब्रुज, माउंट एल्ब्रुज याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, माउंट एल्ब्रुज, ठीक है, माउंट एल्ब्रुज, माउंट एल्ब्रुज है। यूरोप, यूरोप अंग्रेजों के पास बताया ना, यूरोप, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एल्ब्रुज। अभी पर्वत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जब कभी पर्वत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे अभी हम सीधे आपको, अभी हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताएंगे, आपको बताएंगे माउंट एकांकागुआ, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि किस पर्वतमाला की, दुनिया जानती है, रिक्शा वाला भी जानता है, कौन सी है पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। अभी हम पर्वतमाला का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम यूराल पर्वत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम आल्पस पर्वत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, रॉकी पर्वत का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऊंची चोटी बता रहे हैं जो पेपर में पूछी जाती है, चाहे भारत की पूछ ले और चाहे विश्व की पूछ ले, पूछेगा जरूर वो आपसे, ठीक है। माउंट एल्ब्रुज किसकी है, यूरोप की है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम बदल दिया गया, डेनाली कर दिया गया, पहले इसका नाम क्या था, माउंट मैकिनले, क्या नाम था, माउंट मैकिनले, लिख लीजिएगा, माउंट मैकिनले, और इसका नाम बराक ओबामा ने बदला था, डेनाली कर दिया था, माउंट डेनाली, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। किसकी पर्वतमाला ऊंची चोटी है ये, किसकी ऊंची चोटी है ये, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चलिए दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ लिख लो, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन बताएगा आप लोगों में से, नहीं पता, लिखिएगा माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। देखिए जितना बोलता हूँ बस वही परीक्षा में फंसेगा आपको पेपर में, ठीक है, क्योंकि हम उस दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको अथाह ज्ञान का सागर प्रदान कर दे रहे हैं, आप उसको लेकर नशे में झूल रहे हो, ठीक है। हम आपको सिर्फ उतना देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परीक्षा कक्ष में आपको, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, पता है कक्षा 5 के बच्चों को याद होगा ये सब कुछ, पूछेगा कौन सबसे ऊंची चोटी, तुरंत बताएगा भैया ये, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ाई से टच दूर कर लिया, इसलिए दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपको तैयार कराएंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को, लिख लीजिएगा, माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को। देखिए बोल्ड पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे और आवाज़ पे। माउंट कोसियस्को, समय नहीं है इसलिए खींच रहा हूँ जल्दी जल्दी, माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद है आपका वैज्ञानिक महाद्वीप यानी अंटार्कटिका, वैज्ञानिक महाद्वीप है अंटार्कटिका, वैज्ञानिक महाद्वीप। जब आपको सुपर टेट आएगा आप टेंशन ना लेना, जितने टॉपिक तुम्हारे में है ना क्रमबद्ध, विद संविधान, विद पंचायती राज, ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास चालू करूंगा, शाम के 7 बजे तक सारे टॉपिक, उसी के अंदर से पूरे 40 क्वेश्चन करंट आपको अलग से तैयार करनी पड़ेगी, समझ गए। 40 के 40 क्वेश्चन केवल एक ही दिन में, और पिछली 69,000 में हम लोगों ने किया है, ठीक है। अगर कोई पुराने भूतपूर्व बच्चे मिले तो उनसे मिलिएगा, उनसे बात करिएगा, वो बताएंगे, ठीक। शाम को 5 बजे खाली समोसा खाने के लिए छोड़ा था, और 2 ताबड़तोड़ क्लास चली थी, ऐसे ही बस टॉपिक पढ़ता था, बस सर बुलेट की तरफ चलता, और बच्चे उसको कॉपी भी कर रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, जीएस के लिए बिल्कुल कतई टेंशन ना लो, जो परीक्षा में आएगा वो सब टेंशन करवा देंगे आपका, ठीक है। माउंट, लेकिन हाँ एक काम जरूर करना, घर में जाके स्व अध्ययन जरूर करना। हमारा काम है सिर्फ मार्गदर्शन करना, हम ये आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, दिशा दिखा रहे हैं कि बच्चा ये आ सकता है, ये आ सकता है, बेटा ये आ सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम लेके घुस जाएं आपके दिमाग में। फिर भी हम घुसने का पूरा प्रयास करते हैं, हमको इतनी बार एक चीज़ को बोलते हैं कि वो ड्रिल कर जाए, आपके अंदर घुस जाए, ठीक है। अच्छा याद होता है हमारा पढ़ाया हुआ कि नहीं, दिमाग में घुसता है, हाँ तो बस ठीक है, घुस रहा है तो सही है, जा रहे हैं, ठीक है। माउंट कोसियस्को। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी बताओ, नाम चोटी बताओ, अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चोटी है, किसी को मालूम? चलो क्वेश्चन है आपके लिए, कल बताना हमको, ठीक है। नहीं पता, कल बताया था हमने, बताओ भाई, बताओ क्या नाम है उसका, बताइए। माउंट मैसिफ, बीच में बताओ क्या था, हैं? हाँ, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। चलिए
आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। कल छुट्टी है आपकी, ठीक है, कल खिचड़ी की छुट्टी है, ठीक है, त्यौहार है, बढ़िया नहाइए धोइएगा। हैं? कल है, कल छुट्टी कल ही है ना, 14 तारीख को। अरे सब लोग घर जाएंगे, हम अकेले आके क्या पढ़ाएंगे। चलिए अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ, चलिए करते हैं कुछ, करते हैं माउंट में